Good morning, students. Previously, you have learned about X-ray crystallography, and in detail, you learn about the DNA structure. Today, you are going to learn some important topics. Before this, you have to know about some forms of DNA. And so, there are various forms of DNA: A form, B form, C, D, E, and Z. But A form, B form, and Z form is important forms of DNA. So here are some difference between them. First of all, attribute. So helix sense. A form is right-handed structure, B form is right-handed structure, and Z form is left-handed structure. So जो A form है जो कि हम ड्रॉ करते हैं, ये भी जो है इस तरह का होता है. जो B form है वो भी कुछ इस तरह का होता है. बट जो Z फॉर्म है वो हम जो है मैं यहाँ से शुरू करी थी, मतलब राइट साइड से शुरू करी थी. अब जो लेफ्ट जो है मतलब जो Z है वो लेफ्ट साइड से शुरू होता है. कुछ इस तरह का जो Z स्ट्रक्चर है वो इस तरह का प्रेजेंट होता है. मैंने यहाँ पे जो A फॉर्म है वो ज़्यादा डीपर नहीं बनाई है. जो A फॉर्म होती है वो काफ़ी डीप होती है. कुछ इस तरह से. ओके. सो हेलिक्स सेंस जो है वो जो A है वो भी राइट हैंडेड है, B भी राइट हैंडेड है, वेयर Z इज इन प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड और लेफ्ट हैंडेड. सो मीन बेस पेयर पर टर्न. एक टर्न में एक पूरे हेलिक्स के टर्न में जो बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं? 10.7. इन केस ऑफ B फॉर्म 10.4 एंड Z फॉर्म में 12 जो है फॉर्म बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं. टर्न ऑफ हेलिक्स. सो टर्न ऑफ हेलिक्स जो है उसका डिस्टेंस कितना रहेगा? 24.6 एंगस्ट्रॉम, 33.2 एंगस्ट्रॉम इन केस ऑफ बी फॉर्म एंड 45.6 एंगस्ट्रॉम. ये 45 टू 45.6 तक वेरी कर सकता है. एंड मेजर ग्रुप इज नैरो एंड डीप. बी फॉर्म में वाइड एंड डीप रहेगा एंड जेड फॉर्म में फ्लैट रहेगा. जो मेजर ग्रुप है ये आप देख रहे हो, जेड फॉर्म जो है वो काफी ज्यादा फ्लैटी स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है. सो जो माइनर ग्रुप है वो वाइड एंड शैलो. एंड बी फॉर्म में नैरो एंड डीप रहेगा. नैरो एंड डीप जो माइनर ग्रुप है वो नैरो एंड डीप. अगर आपको मेजर ग्रुप याद रहेगा नैरो डीप और वाइड एंड डीप, सो जो माइनर ग्रुप है वो इसका ऑपोजिट होगा. डायमीटर जो है ए फॉर्म का 23 एंगस्ट्रॉम, बी फॉर्म का 20 एंगस्ट्रॉम एंड जेड फॉर्म का 18 एंगस्ट्रॉम रहेगा. सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म. नाउ फंक्शंस ऑफ डीएनए. सो नंबर 1 इज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. All the hereditary information is contained in DNA. The information is coded in arrangement of sequence of nitrogenous bases. So DNA is hereditary material. Number 2 is variations. There is reshuffling of DNA molecule during gamete formation and their fusion and crossing over occurs at the time of meiosis. So these two phenomena means gametic formation and the crossing over brings about some certain variation. Number 3 is mutation. They are certain inheritable variation which appears due to changes in genetic material. So mutation क्या है? Certain changes हैं which appears in the genetic material or we can say that DNA. So mutation are, we can say that mutations are mother of all variation. Mutation जब भी होगी तब जो है variations आएंगी. Mutation होगी तो variation जो है वो naturally वो आएंगी ही आएंगी. Number 4 is autocatalytic function. So DNA is able to form its carbon copy. We can see that in the structure of DNA की complementary strand है, एक template strand है. So जो strand है, complementary strand है, वो जो है वो अपनी एक carbon copy जो है वो और एक बना सकता है. So DNA is able to form its carbon copy. So this phenomenon is called autocatalytic function or we can say that replication. जो कि आप आगे पढ़ोगे. रेप्लिकेशन मीन्स टू फॉर्म इट्स ओन कार्बन कॉपी. नंबर नेक्स्ट इज हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन.
So DNA function as template for the synthesis of different type of RNA. This is called heterocatalytic function, or we can say that transcription. ये भी आप आगे जो है वो पढ़ोगे. सो हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन मीन्स कि जो डीएनए है, यहाँ पे डीएनए जो है वो खुद की कॉपी बना रहा था, और यहाँ पे जो डीएनए है वो बना रहा है आरएनए. सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड हेटेरोकैटालिटिक और ट्रांसक्रिप्शन. ओके, सो नेक्स्ट वन फंक्शन इज कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म. DNA controls cellular metabolism through transcription of selective RNAs and subsequent synthesis of specific enzymes with the help of RNAs. तो DNA क्या करता है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन. एंड नंबर 7 इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. Cell grows, divide and differentiate and form tissue and organs due to differential functioning of specific genes or cistrons. So सेल ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, ओके, डिफ्रेंशिएट करेगा आगे, और आगे जाके वो टिश्यू बना देगा, एंड देन टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन. सो दिस फिनोमिना is called growth and differentiation, means with the help of DNA growth and differentiation occurs. Number next is gene therapy. There is possibility of correcting defective heredity and disorder by changing gene or their expressions. अब क्या है, कोई सिंड्रोम या कोई डिफेक्टिव जो है हेरिडिटरी मटेरियल है, तो वहाँ पे जो है हम कुछ जीन्स को रीअरेंज करके उस जीन के एक्सप्रेशन को ठीक कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी. नंबर 9 इज DNA fingerprinting. What is DNA fingerprinting? Each individual carries its own specific hypervariable DNA sequence. So studying these sequences is called DNA fingerprinting. It is used for resolving parenthood disputes and identification of individuals. सो अगर हम DNA फिंगरप्रिंटिंग को समझे तो सबसे पहले हमें कुछ सैटेलाइट DNA के बारे में पता होना चाहिए. वी कैन से दैट रेपिटेटिव DNA. अब ये जो रेपिटेटिव DNA है मीन्स रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ DNA. रेपिटेटिव sequence. Okay, so here we can say that in DNA chain nitrogenous bases occur. So many cytosine and adenine. अगर मैं इन दोनों को रेपिटेटिव फॉर्म में लिखूं, CA and then so on, तो ये जो है रेपिटेटिव सीक्वेंस, इट इज कॉल्ड रेपिटेटिव DNA. और I can write another example, GCT GAC, GCT GAC, GCT GAC, and then so on. So here I write two example, one is this and other is this. यहाँ पे जो है दो जो है बेस पेयर का, टू बेस पेयर जो है वो रेपिटेटिवली जो है वो अरेंज हो रहे हैं इन द DNA चेन. एंड हेयर 1 2 3 4 5 6 6 बेस पेयर जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो रहे हैं इन द DNA चेन. सो जो चेन का जो ये रेपिटेटिव सीक्वेंस है, इट मे बी गोज अप टू 25 बेस पेयर. 25 बेस पेयर की चेन जो है वो भी रिपीट हो सकती है. सो दिस वन चेन इज कॉल्ड माइक्रो सैटेलाइट DNA और माइक्रोसैटेलाइट DNA, and this chain is called mini satellite DNA.
ये माइक्रो है और ये सेकंड वन जो है वो मिनी है। ये कैसे? माइक्रो मीन्स भी तो छोटा होता है और मिनी मीन्स भी छोटा होता है। सो इन दिस केस 2 base pair occurs in the DNA chain, and this occurs, for example, in this chain 1 2 3 4 5. There are 5 base pair repetition, and here 1 2 3 only 3 base pair repetition occur. If we see in the DNA chain, अगर ये जो सीक्वेंस है अगर एक DNA चेन में देखा जाए तो ये बहुत सारे नंबर्स में होगा, क्योंकि ये 2 है तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इनका नंबर जो है वो ज्यादा होगा। एंड इन दिस केस 6 बेस पेयर जो है वो एक डीएनए चेन में अरेंज हो रहे हैं तो इनका नंबर जो है वो कम हो सकता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मिनी सैटेलाइट। सो इन एवरी ह्यूमन बीइंग the sequence of this DNA, this microsatellite DNA or mini satellite DNA is changed. My DNA sequence, my repetitive DNA are different from your repetitive DNA. मेरे जो sequence जो ये repetitive DNA है, repetitive sequence है, it may be 3 or in your case it can be up to 5 or 6. So every human or every individual have different different DNA or different sequence of DNA. So this is called DNA fingerprinting. So DNA fingerprinting जो है ये हेल्प करती है जो पेरेंटहुड डिस्प्यूट्स हैं या आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल है, ये हेल्प करती है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट फ्रॉम द अनदर इंडिविजुअल. सो नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट. Function of DNA is development. The different development stages of an individual are controlled by internal clock operating in the DNA. So जो internal clock है DNA की वो एक controllable development जो है एक organism में करती है. So these are all about functions of DNA. Now bacteriophage Psi-174 has 5,386 nucleotides, and bacteriophage lambda has 48,502 base pairs. अब मैंने ये नंबर्स क्यों लिखे? सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज है वो ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं. सिंपली बैक्टीरियोफेज मींस विच अटैक्स ऑन बैक्टीरिया. सो जो इसका नंबर है वो है 5,386 न्यूक्लियोटाइड्स और जो इसका नंबर है वो है 48,502 बेस पेयर्स. अब मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स लिखा और यहाँ पर मैंने बेस पेयर लिखा. इसका क्या मतलब है? ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. और यहां मैंने बेस पेयर में लिखा इट मींस इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. सो जब भी कोई जो ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर हम जो है न्यूक्लियोटाइड्स में अगर लिख रहे हैं तो इट मींस जो डीएनए रहेगा उसका वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा. और अगर हम बेस पेयर्स में लिख रहे हैं तो इट मींस द ऑर्गेनिज्म हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. सिमिलरली इन केस ऑफ एस्कर्शिया कोलाई, बैक्टीरिया है एक ई कोलाई जिसके अंदर 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं. और अगर हम ह्यूमन की बात करें, हैप्लॉइड मीन्स हम जर्म सेल की बात कर रहे हैं जहां पे हैप्लॉइड नंबर रहता है और यहाँ पे नंबर होगा 3.3 into 10⁹ बेस पेयर्स. सिमिलरली डिप्लॉइड के केस में देखते हैं, यहाँ पे जो बेस पेयर्स रहेंगे वो रहेंगे 6.6 into 10⁻9 बेस पेयर. तो अगर हम यहाँ पे मैं इन सब नंबर्स की बात क्यों कर रही हूँ, यहाँ पे जो अगर हम हैप्लॉइड नंबर ले तो मींस अराउंड जो 3 मिलियन है, 3 मिलियन जो है वो बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं एक ह्यूमन बॉडी में. और अगर हम इसको डिवाइड करें, जो एक बेस पेयर है उसमें उसका जो
उसका जो डिस्टेंस रहता है एक बेस पेयर टू सेकंड बेस पेयर 3.4 जो है नैनोमीटर। ये डिस्टेंस जो है एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस रहता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें 3.4 इंटू 10⁻⁹ -9, ये जो है मीटर पर बेस पेयर, हमने जो है मीटर पर बेस पेयर की यूनिट लिखी है यहाँ पे 3.4 इंटू 10⁻⁹ इंटू जो डिप्लॉयड का नंबर रहता है बेस पेयर का 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। तो यहाँ पे आंसर जो निकल के वो आएगा 2.2 मीटर। अब ये 2.2 मीटर क्या है, मतलब जो हमारा डीएनए है वो अराउंड 2.2 मीटर होता है। तो 2.2 मीटर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी लेंथ है। जैसे अगर आप कोई भी कपड़ा लोगे, अगर उसको 2 मीटर लिखोगे तो वो कितना लंबा होता है। तो उतना डीएनए जो है, उतनी डीएनए की चेंज है वो एक सेल में प्रेजेंट होती है। एंड वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एंड वी हैव मल्टीपल सेल्स। सो अगर हम एक सेल की बात करें तो उसमें 2.2 मीटर का जो डीएनए है वो प्रेजेंट रहता है। सो ये डीएनए जो इसकी इतनी लंबी चेन है, फिर भी ये सेल में जो सेल में प्रेजेंट नहीं है, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए जो है प्रेजेंट है। दिस इज न्यूक्लियस, दिस वन इज सेल एंड देन डीएनए। सो इतनी लंबी चेन जो है वो इस न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट आती है। सो अब हम बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, नेम ही क्लियर करा है, मतलब पैक करना। डीएनए को अब हम पैक करेंगे। सो डीएनए जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज जो है, नेगेटिवली चार्ज होता है। एंड दिस नेगेटिवली चार्ज डीएनए interacts with positively charged proteins. So ये जो डीएनए है वो प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगा विच इज पॉजिटिव इन नेचर। सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मीन्स द रीजन वेयर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड विद और इंटरेक्ट विद द नेगेटिवली चार्ज डीएनए। ठीक है, यही वो चीज है। अब हमने यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं हमें पता है कि दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस जो है वो पहले पढ़ा होगा। तो उसमें क्या था, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे हैव। सो यहाँ पे जो डीएनए है वो भी फ्री फॉर्म में फ्लोट करता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। तो एक रीजन प्रोकैरियोट्स के सेल में कोई भी रीजन जहाँ पे रीजन वेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड protein interact with negatively charged DNA। सो वो जो रीजन रहेगा उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ओके, इन यूकैरियोट्स के केस में क्या होगा, जो डीएनए है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है एंड इट इंटरेक्ट विद हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे वो इंटरेक्ट करेगा हिस्टोन प्रोटीन के साथ, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। अभी पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है लाइसिन एंड आर्जिनिन। आपने अमाइनो एसिड्स अगर डिटेल में पढ़ी है तो वहां पे आपको लाइसिन और आर्जिनिन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो जो लाइसिन है उसमें जो आर ग्रुप होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप होता है, और आर्जिनिन में भी जो आर ग्रुप है वो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है।
सो ये दोनों मिलके जो हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं विच इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव प्रोटीन। सो यहाँ पे जो हिस्टोन है उसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर, ये जो है ऑक्टामर, हिस्टोन जो है वो ऑक्टामर प्रोटीन है। मतलब यहाँ पे 8 जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऑक्टा मीन्स 8। सो यहाँ पे H2A, H2B, H3 एंड H4, 4 टाइप की प्रोटीन है इंटू 2, तो ये बन गई 8। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्टामर। सो यहाँ पे जो डीएनए है वो इसके अराउंड जो है वो रैपिंग करेगा। ये डीएनए की चेन आ गई एंड देन यहाँ से वो फोल्ड हो गया, यहाँ से फोल्ड हो गया और वो यहाँ से निकल के यहाँ बाहर आ गया। सो ये डीएनए का जो है, डीएनए की चेन जो है वो इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड जो है वो रैप हो गई है। यहाँ पे एक और प्रोटीन होती है विच इज कॉल्ड H1 और लिंकर प्रोटीन। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये जो हिस्टोन बना, हिस्टोन के साथ जो डीएनए जो कंबाइन हो गया, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे पैकेजिंग होगी डीएनए की, कुछ भी नहीं, सिंपल है कि जो डीएनए है वो बाइंड करेगा हिस्टोन प्रोटीन के साथ। जो हिस्टोन है वो लाइसिन और आर्जिनिन से मिलके बनी है। जो ये डीएनए का जो हिस्टोन का स्ट्रक्चर है वो कुछ प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, H2A, H2B, H3 एंड H4, जो कि 2 जो है डबल प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो डीएनए चेन है वो इसके अराउंड जो है वो चेन जो है वो पैक हो जाएगी, मतलब अराउंड जिसके साथ जो वो लपेट लेगी, जो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को अपने साथ लपेट लेगी और इस टाइप का स्ट्रक्चर जो वो बना देगी। सो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और जो न्यूक्लियोसोम है इट इज कॉल्ड पॉलीमर ऑफ क्रोमेटिन। अब यहाँ पे हम न्यूक्लियोसोम को सिंपल डीएनए नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड हो चुका है, तो हम जो है उसको पॉलीमर ऑफ क्रोमेटिन बोलेंगे। जैसे हम इन केस ऑफ डीएनए बोलते थे विच इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो जो डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोसोम जो है वो पॉलीमर ऑफ क्रोमेटिन है। तो आपके बुक में जो है क्वेश्चन आता है कि जो एक न्यूक्लियोसोम है वो कितने बेस पेयर, डीएनए के कितने बेस पेयर को अराउंड, मतलब अपने साथ जो है वो बाइंड कर सकता है। सो एक न्यूक्लियोसोम जो है वो 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए इनको अपने साथ बाइंड कर सकता है। सो देयर आर मैनी न्यूक्लियोसोम्स। एक डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि जो डीएनए है वो कितना रैप हुआ, तो एक ह्यूमन में, डिप्लॉयड ह्यूमन में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं। और अगर हम 200 बेस पेयर को 2 इंटू 10⁻⁴ लिखते तो ये जो 2 है वो कट हो जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा, और यहाँ पे अगर हम कट करें तो 3.3, यानी कि सिंपल बात करें तो 33 इंटू 10⁻⁷ इतना जो डीएनए है वो बाइंड हो जाएगा। जो यहाँ पर जो डीएनए होगा वो चेन ऑफ डीएनए जो है, ये मान लो डीएनए है और यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन है वो इस तरह से अरेंज होती है। सो इतना डीएनए जो है, जितना ये जो इतना डीएनए जो है एक हिस्टोन जो है वो बाइंड करी है, फिर नेक्स्ट डीएनए जो है वो अलग से हिस्टोन प्रोटीन आ गई, एंड देन दिस एंड देन दिस। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बुक में दिखाऊं
इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है डीएनए का वो कुछ इस तरह से दिखता है। मतलब ये जो है एक स्ट्रिंग में जैसे बीड्स अटैच होते हैं वैसे ही ये डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है ऐसे अटैच होता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर जो है वो ऑक्टामर का स्ट्रक्चर कैसे है, ये पूरा का पूरा सर्कल है। यहाँ पे डीएनए चेन जो है, एक डीएनए चेन जो इसके अराउंड जो है वो बाइंड कर रही है। यहाँ पे H2A है, H2A, H2 जो है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट है, H3 भी 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट है, H4 और ये जो H1 है, H4 जो है यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 2 फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगी, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो इंटू 2 तो ये ऑक्टामर बन गया। एंड देन लिंकर डी ने H1 जो है वो यहाँ पे अटैच है। सो ये जो है रैपिंग ऑफ डीएनए होगी। सो इस तरह से जो डीएनए है वो अटैच करता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। सो नेक्स्ट वन इज द जेनेटिक मटेरियल। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर तो देख लिया, पर जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल कैसे है इसकी हम रिसर्च पढ़ेंगे कि द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, की जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल कैसे है। सो सबसे पहले 1868 और 69 में जो है वो फ्रेडरिक मेशर ने जो डीएनए है वो देखा था, डिस्कवर किया था इन द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। सो वो जो थे वो एक आर्मी डॉक्टर थे। उन्होंने देखा बहुत सारे जो लोग थे उनके पास में कुछ ना कुछ एक मटेरियल प्रेजेंट है, जो कि उन्होंने जब बाद में रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि वो डीएनए है। सो उन बहुत सारी डिस्कवरी के बाद जो डीएनए है वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। सो जो मेंडल है उन्होंने भी बताया इन इनहेरिटेंस, मेंडल ने बताया कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, कि कुछ ड्वार्फ करेक्टर है, कुछ टॉल करेक्टर है, कलर्स के करेक्टर्स बताए। उन्होंने एक फैक्टर को डिस्क्राइब किया, पर उन्होंने अभी भी जो है वो डीएनए को डिस्क्राइब नहीं किया। और उसके बाद ड्रोसोफिला पे बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट हुए, टीएच मॉर्गन और वॉल्टर सटन ने बहुत सारे ड्रोसोफिला के क्रॉस करवाए, जैसे कि आपने प्रीवियसली जो इनहेरिटेंस है उसमें पढ़ा होगा, क्रॉस में ड्रोसोफिला के क्रॉस में, जिसमें कलर ऑफ आई या विंग्स जो है स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस आते हैं। सो उन्होंने बताया कि कुछ क्रोमोसोम होते हैं जो कि सेग्रीगेट करते हैं ऑन द टाइम ऑफ डिवीजन एंड शोज डिफरेंट कलर ऑफ द आई और स्ट्रक्चर ऑफ द विंग। पर अभी भी जो डीएनए है वो डिस्कवर नहीं हुआ कि वो एक जेनेटिक मटेरियल है। सो हमारे पास जो है वो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था और कुछ प्रोटीन्स थे हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी एसिड, और वी कैन से दैट लिपिड्स। सो पहले जो है लगा कि जो फैटी एसिड है वो जेनेटिक मटेरियल है, बट ये जो फैटी एसिड है वो 16 के चेन में प्रेजेंट है, 18 नंबर्स जो है उसमें प्रेजेंट होता था, और पर कईयों में जो ये नंबर है वो इंक्रीज है, कईयों में कम है। तो जो फैटी एसिड है उसको निकाल दिया इस कैटेगरी से कि जो फैटी एसिड है वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। उसके बाद सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स को भी निकाल दिया, बचे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। अब इन दोनों के बीच में था कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, या डीएनए या आरएनए में से कोई जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर प्रोटीन में से कोई एक जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके बाद जो है सबसे पहले जो है इस चीज के बारे में ग्रिफ्थ जो एक्सपेरिमेंट आया, उन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो कैसे जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो सबसे पहले जो है एक्सपेरिमेंट जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, इट वॉज गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। सो 28 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई,
जो कि निमोनिया कॉज करता है। And this Streptococcus pneumonia has two strains. One is S strain, which is smooth strain, and next one is R strain, which is rough strain. जो S strain है उसको virulent बोलते हैं, and R strain is called non-virulent. अब ये वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट क्या है? जब एस स्ट्रेन को हम इंजेक्ट कर देंगे माइस में, तो माइस जो है डाई, और जब आर स्ट्रेन को जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं माइस में, देन माइस लिव। मतलब जो एस स्ट्रेन है वो माइस को किल कर देता है, और जबकि आर स्ट्रेन जो है वो माइस को किल नहीं करता है। अब उन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ ने क्या किया, इस एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, एस स्ट्रेन। तो क्या हुआ, इंजेक्ट कर दिया माइस में, तो जो माइस है डाई, प्लस जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है उसके साथ जो है उन्होंने आर स्ट्रेन डाल दी। हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन जो है वो डाल दी और इंजेक्ट कर दी माइस में। तब क्या हुआ, माइस जो है वो मर गया, और यहाँ से उनको लाइव एस स्ट्रेन जो है वो मिल गई। अब यहाँ पे जो है वो कंफ्यूज हो गए कि जब एस स्ट्रेन दी तब माइस जो है वो डाई, देन आर स्ट्रेन माइस लिव। अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन डालने से और प्लस आर स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट है उसको डालने से क्या हो गया कि जो माइस है वो मर गई, और लाइव एस स्ट्रेन जो है वो भी मिल गया। जो लाइव एस स्ट्रेन था बैक्टीरिया का वो भी मिल गया। तो वो कैसे मिला, तो उन्होंने बोला कि समहाउ द आर स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ। उन्होंने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया कि जो समहाउ जो आर स्ट्रेन जो है वो चेंज हो गया एस स्ट्रेन में, पर जो है वो अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि डीएनए है उसने ऐसा किया। जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, और उसने जो है जो एस स्ट्रेन है, जो आर स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया। सो इन 1933 तो 1944 के बीच में एक एक्सपेरिमेंट आया, जो कि हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट जो था वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का। सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट आया दैट इज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। अब ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या है, उन्होंने वो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ही जो है वो वहीं से शुरुआत की। उन्होंने क्या बोला कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, इन्होंने क्या किया कि जो ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन है इसमें जो है सबसे पहले आर स्ट्रेन के साथ इसका डीएनए का पार्ट लिया, सेकंड में इन्होंने जो एस स्ट्रेन है इसका प्रोटीन का पार्ट लिया, और थर्ड में आरएनए का पार्ट लिया। इन्होंने इसको अलग अलग कर दिया ताकि पता चल सके कि कौन सी चीज है एस स्ट्रेन में जो कि मतलब ऐसा काम कर रही है जिसकी माइस जो है माइस विल डाई। सो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, आर स्ट्रेन ली प्लस डीएनए ऑफ एस स्ट्रेन, फिर उन्होंने आर स्ट्रेन फिर से ली प्लस प्रोटीन ऑफ एस स्ट्रेन, और थर्ड वन फिर से उन्होंने आर स्ट्रेन ली प्लस आरएनए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ये सारे जो एस स्ट्रेन है वो हीट किल्ड है। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले डीएनए का पार्ट लिया, फिर प्रोटीन का, और देन आरएनए का। अब इस केस में माइस डाई, और इन दोनों केस में जो माइस है वो इट लिव।
सो यहाँ पे उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो डीएनए का पार्ट लिया, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ एंजाइम्स लिए, प्रोटीएज और आरएनएज। एज मीन्स एंजाइम। सो जो प्रोटीएज है वो प्रोटीन को डिग्रेड करती है, आरएनएज जो है वो आरएनए को डिग्रेड करती है। तो सिंपली जो एस्ट्रेन में बचेगा वो डीएनए बचेगा। और इन केस ऑफ दिस यहाँ पे उन्होंने ले लिया डीएनएज जो कि डीएनए को डिग्रेड कर रहा है, और आरएनएज यहाँ पे उन्होंने प्रोटीएज और डीएनएज को ले लिया। सो इसकी वजह से जो है यहाँ पे सिर्फ डीएनए बचेगा, यहाँ पे प्रोटीन और आरएनए। और सबसे पहले में माइस विल डाई एंड द अदर टू एक्सपेरिमेंट लीड्स टू, माइस जो है वो बच गई। सो अब भी जो है जो साइंटिस्ट है वो मानने को तैयार नहीं थे कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि उन्होंने बोला कि डीएनए में तो कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, तो क्या पता जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो जो है वो कर रही हैं ऐसा काम, जिसकी वजह से जो स्ट्रेन है, वह स्ट्रेन जो है वो हीट किल्ड होने के बाद भी जो माइस को है, माइस विल डाई। सो जो थर्ड एक्सपेरिमेंट आया ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट में भी जो है प्रूफ नहीं हुआ कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है। सेकंड जो हमारे पास जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन है उसमें जो है उसमें पता तो चल गया कि जो डीएनए है वो कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सो यहाँ पे जो है क्लियरली हिंट मिल गया, बट फिर भी साइंटिस्ट जो थे वो क्लियर नहीं थे। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट है जिसमें फुल प्रूफ हो गया कि जो डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है। सो इट वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड Hershey and Martha Chase in 1952। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो कि एग्जाम्स में आ सकता है, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने प्रूव किया दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। सो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट इन 1952, इट विल फुली एक्सप्लेन दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, बैक्टीरियोफेज को लिया, विच इज द वायरस ऑफ बैक्टीरिया। सो जो बैक्टीरियोफेज है, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। कुछ बेंजीन रिंग की तरह सा स्ट्रक्चर होता है इसका। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसमें, और सिंपली अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है। यहाँ पे डीएनए, कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, और कुछ वायरसेस होते हैं जिसमें आरएनए प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो है वो डीएनए प्रेजेंट है। सो ये जो बाहर की कवरिंग है इट इज कॉल्ड प्रोटीन, और ये जो अंदर का है दिस इज डीएनए। सो जो प्रोटीन है उसमें मिथ्योनिन और सिस्टीन प्रेजेंट है। यहाँ पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है इसके बाहर के कोट में, उसमें मिथ्योनिन और सिस्टीन प्रेजेंट है। सो मतलब ये जो दोनों अमाइनो एसिड्स हैं, दोनों प्रोटीन्स है, उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। और इन केस ऑफ डीएनए हमें पता है कि फॉस्फोरिक एसिड है, तो मतलब फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डीएनए में प्रेजेंट है, फॉस्फोरस। अब इन्होंने क्या किया कि जो जो सल्फर है ये इसको 35 जो है वो कर दिया, मींस विच इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो यहाँ पे इन्होंने फॉस्फोरस को 32 दे दिया विच इज रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव होने से क्या होगा, जो रेडियो एक्टिव है वो कलर शो करेगा। जो भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उसमें हम डिफरेंट पहले प्रोटीन के साथ काम करेंगे। इन्होंने क्या किया, प्रोटीन के साथ काम किया, पहले प्रोटीन को लेबल कलर्ड कर दिया और फिर एक्सपेरिमेंट किया। अब जो एक्सपेरिमेंट है अगर कलर आया कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है तो वो प्रूफ कर देगा। अगर डीएनए में कलर आया तो डीएनए प्रूफ कर देगा कि वो जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने जो है वो 2 प्रोसेस में काम किया। सबसे पहले क्या किया, इन्फेक्शन कॉज किया बैक्टीरिया में,
जिसमें सल्फर जो है सिर्फ सल्फर को ही कलर किया, ठीक है, S35 प्रोवाइड किया, और दूसरे पार्ट में इन्फेक्शन किया, उसमें सिर्फ फॉस्फोरस को कलर किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो कलर्ड नहीं होगी, मतलब रेडियो एक्टिव नहीं होगी, और इसमें जो है सल्फर नहीं होगी। तो इन्होंने क्या किया फिर, यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया है मानो, और ये आ गया आपका बैक्टीरियोफाज। तो ये बैक्टीरियाफाज का जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो बाहर ही रह जाता है, जो डीएनए है वो अंदर आता है, और फिर रेप्लिकेशन करना शुरू करता है, मींस अपनी ही कॉपी जो है वो बनाना शुरू करता है। सो यहाँ पर डीएनए अंदर आ गया, मींस जो इन्फेक्शन है वो हो गया। सेकंड, ब्लेंडिंग, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा। ब्लेंडिंग मींस शेकिंग। एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में ही काम हो रहा है। तो एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ मीडियम में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उस बैक्टीरिया में हमने ये बैक्टीरियोफेज जो है वो एंटर करवा दिए। बैक्टीरियोफेज एंटर आ गए तो ये ब्लेंडिंग कर दी हमने, अच्छे से शेक कर दिया ताकि मिक्स हो जाए। और नंबर 3 आ गया हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें भी सेम सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में जब भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मतलब एक हायर लेवल पे जो है ब्लेंडिंग करते हैं टेस्ट ट्यूब की, तो उसमें जो है फास्ट जो है वो टेस्ट ट्यूब जो है वो घूमेगी, और जो कि हैवी पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे जो है वो हैवी पार्टिकल आ जाएंगे, और ऊपर जो है वो लाइट पार्टिकल। जो हैवी पार्टिकल जो नीचे आ जाएंगे उनको बोलेंगे पैलेट, और जो ऊपर रह जाएंगे उसको बोलेंगे सुपर नेटेंट। सो 2 चीजें बनेगी, सुपर नेटेंट और पैलेट। जो लाइट वाले हैं वो ऊपर चले जाएंगे और हैवी वाले नीचे आ जाएंगे। सो इन केस ऑफ दिस, जहां पे हमने सल्फर जो है वो किया था, सल्फर जो है वो आउटर कोटिंग है, तो ये जो है वो ऊपर रहेगी, ओके। और जो इस वाले पोर्शन में जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर जो है पैलेट में आ गए आपके पास जो बैक्टीरिया है, डीएनए, जो बैक्टीरियल डीएनए है वो प्रेजेंट है, मतलब जिसमें हमने फॉस्फोरस जो है, जो मतलब ये जो डीएनए है जिसको हमने फॉस्फोरस लेबल किया था, फॉस्फोरस 32, वो यहाँ पर आ गया। और सुपर नेटेंट में कोई कलर नहीं आया, क्योंकि हमने सिर्फ फॉस्फोरस को, इस केस में फॉस्फोरस को कलर दिया था, तो यहाँ पे नीचे कलर शो हुआ, और यहाँ पर जो है कलर जो है वो सुपर नेटेंट में शो हुआ, क्योंकि हमने सल्फर को दिया था, और सल्फर जो है वो बाहर की कोटिंग है, तो यहाँ पे जो कलर है वो सुपर नेटेंट में है। तो हम यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, जिसमें हमने सबसे पहले जो S35 है उसको यहाँ पर जो है इंजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे बाहर की कोटिंग जो बाहर आएगी, और यहाँ पर जो इसका डीएनए वो अंदर आ गया। उसके बाद शेकिंग और ब्लेंडिंग की, तो जो सुपर नेटेंट है उसमें जो कवरिंग है वो ऊपर रहेगी, और जो रेडियो एक्टिव जो पैलेट है, पैलेट में ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया विद डीएनए, वो रह गए। तो थर्ड में उन्होंने देखा कि नो रेडियो एक्टिविटी, कि बैक्टीरिया में जब हमने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा तो माइक्रोस्कोप में उनको कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं मिला। सो मीन्स कि जो चेंजेस हैं, जो चेंजेस लाएगा वो डीएनए लाएगा, क्योंकि हमने जब यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट किया तो ब्लेंडिंग के बाद बैक्टीरिया में जो है यहाँ पर लेबल्ड फॉस्फोरस 35 था, जो फॉस्फेट 35 जो है वो लेबल था, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ रेडियो एक्टिव मिली, मतलब बैक्टीरिया में कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिले, लेबल सब्सटेंस मिले, और जहाँ से उन्होंने फाइंड आउट और बैक्टीरियोफेज जो है उनको, मतलब और ज़्यादा बैक्टीरियोफेज जो है उन्होंने अपनी कॉपी बनाई, और फिर से वायरस जो है उसको ओरिजिनेट किया, मतलब जो वायरस है वो डबल हो गया। सो उन्होंने देखा जो डीएनए है वो चेंज ला रहा है स्ट्रक्चर में, वो जो है वो स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, जबकि जो प्रोटीन है वो चेंजेस नहीं ला रहा है। सो
हेंस प्रूफ जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। सो आज हमने जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ा, जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो कैसे हेल्प करती हैं डीएनए को पैक होने में। इतनी लंबी चेन डीएनए को 2.2 मीटर अराउंड डीएनए को जो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पैक कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्टामर स्ट्रक्चर। और कितने जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कितनी लेंथ ऑफ डीएनए जो है उसको कवर करती है। सेकंड हमने पढ़ा सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। सो सबसे पहले ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, जिसमें कुछ वायलेंट प्रोटीन थी पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कौन सी वायलेंट प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट कर रही थी एस्ट्रेन को, और जिसकी वजह से माइस विल डाई। सो अगला जो एक्सपेरिमेंट आया दैट इज बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन, जिसमें उन्होंने फिर से ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को जो है कंटिन्यू किया। उसमें उन्होंने डीएनए को प्रूफ कर दिया कि डीएनए जो है वो कुछ चेंजेस ला रहा है जिसकी वजह से माइस विल डाई। बट फिर भी जो है कुछ साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं थे। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट आया जिसमें हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने, जिन्होंने बैक्टीरियोफाज को कलर कर दिया, डीएनए को कलर कर दिया और उसके बाद इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करने के बाद इस डीएनए ने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपनी ही कुछ ऑन कॉपीज बनाना शुरू कर दी। मींस कि जो ये डीएनए है वो कॉज कर रहा है जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए बैक्टीरिया में कुछ चेंजेस लाने में। तो जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सर्च ऑफ डीएनए। थैंक यू सो मच।